नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कानपुर की। कानपुर एक ऐसा शहर उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में है और इस शहर में हिंदू के ऊपर मुसलमानों का हमला कोई नया नहीं है। आज़ादी से पहले 1946 के जो दंगे हुए थे वो सबसे भीषण दंगे हुए थे। अभी जो हमला हुआ 2 दिन पहले, उससे पहले 2002 में इस प्रकार के हमले हुए थे और 2002 में हिंदू समाज ने जिस प्रकार से अपने आप को डिफेंड किया था वो काबिले तारीफ था और 20 वर्ष बाद इस तरह का हमला करने की चेष्टा की गई है, कोशिश की गई। लेकिन इस बार के हमले में भी बच्चे 10-12 ही थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि योगी सरकार के रहते हुए भी कोई ऐसा हमले की तैयारी या ऐसा कोई विचार किया जा सकता है उस तरफ से। लेकिन हुआ। अब जो प्रकरण आया, मैंने उस दिन पूरा उसका डिटेल बताया था, लेकिन अभी जो और चीजें खुलकर आई उस पर देश भर को अपडेट करना आवश्यक है। मैं हमेशा से कहता हूं कि 3 पहलू हैं हमारे देश में। 3 पहलू हैं। पहला है सरकार। सरकार मतलब लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। दूसरा है विपक्ष या राजनीति में विपक्ष, या फिर मैं कहूं देश के वो दुश्मन जो देश के लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते और देश को तोड़फोड़ की तरफ ले जाते हैं, हड़काकर, धमकाकर और आतंकी हमले करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तीसरा वो पहलू जो जनता का ऐसा बड़ा वर्ग 98%, 99% कह लीजिए, जो अपने आप को डिफेंसिव होकर रखता है। मैं भारत में अगर इसकी बात करूं तो पूरे देश में ये चलता ही रहता है। 46 के दंगे इसलिए किए गए थे ताकि पाकिस्तान का निर्माण किया जा सके। अब 2014 के बाद चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो लगातार ये बात कहती आई हैं कि हमारे रहते हम दंगे नहीं होने देते, और योगी जी तो खूब छाती ठोक कर कहते हैं कि हम दंगे नहीं होने देते। तो ये जो विचार है उस पक्ष का कि योगी जी की सरकार ये क्लेम करती है कि अब दंगे नहीं होने देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी की सरकार 2002 के बाद गुजरात में ये क्लेम करती है कि 20 वर्ष से दंगे नहीं होने दिए। और अब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और कानपुर का, जैसे मैंने कहा, 2002 के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 2002 में बड़े दंगे हुए थे, कई लोगों की हत्याएं भी हुई थी, उसमें एक एडीएम की हत्या भी हुई थी। वो एक एसडीएम सीपी पाठक हुआ करते थे, उनकी हत्या भी हुई थी और उसी क्षेत्र में हुई थी जिस क्षेत्र में आज के कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार मीणा घुसकर गए थे बहुत थोड़े लोगों के साथ। लेकिन हिम्मत उस समय सीपी पाठक ने भी दिखाई थी और हिम्मत विजय कुमार मीणा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर के हैं उन्होंने भी दिखाई है। उसके बाद डीसीपी, एसीपी, ये वो सब आए, एक एक करके आए। और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम जगह पर देखा हो कि इतनी जल्दी 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में एकदम प्रशासन अलर्ट हो और प्रशासन पूरी ताकत से चलाए और हजारों की संख्या में दंगाई, और उन दंगाइयों के पीछे का सपोर्ट करने के लिए अगल बगल की गलियों में, अगल बगल के मोहल्लों में हजारों लोग तैयार खड़े थे कि किसी तरह से इशारा हो और वो घटना स्थल पर पहुंचे और चंदेश्वर मिश्र के हाथे को जलाकर राख कर दिया जाए, खाक कर दिया जाए, ताकि वो पूरा का पूरा एरिया मुस्लिम एरिया हो जाए। और चंदेश्वर का हाथा एक अकेला 100-200 परिवारों का हाथा है जिस हाथे को खत्म कर दिया जाए। उसका कारण एक और है कि चंदेश्वर का हाथा वो एक स्थान रखता है, जैसा कि आक्रांता जब हमला किया करते थे तो उन स्थानों पर हमला किया करते थे जहां पर लोगों की आस्था है। पूरे कानपुर शहर में इस बात की चर्चा रहती है कि चंदेश्वर मिश्र के हाथे में परिवार तो 100-200 ही रहते हैं और अगल बगल टोटल मुस्लिम क्षेत्र है और लगातार उनके ऊपर हमले होते हैं, फिर भी वो अपने आप को डिफेंड करने में सदैव सफल हुए हैं और कभी क्षेत्र छोड़कर भागे नहीं। मैं इसको बहुत सारे लोग कश्मीर की घटनाओं से कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूं कि कश्मीर में ये मॉडल इस तरह का तैयार किया गया था, लेकिन वो बॉर्डर स्टेट है, दूसरा पाकिस्तान लगा हुआ है और असिस्टेंस पहुंचना मुश्किल था।
पुलिस भी जम्मू कश्मीर सरकार की थी और सरकारें वहां असिस्ट नहीं करना चाहती थी। खास तौर से फारूक अब्दुल्ला की जिस समय सरकार हुआ करती थी 89-90 में, जिस समय एक्सोडस हुआ उस समय सरकार उसमें सम्मिलित थी। अदरवाइज सरकार अगर सही से एक्टिव हो तो एक दो छुटपुट घटनाएं इंडिविजुअल चोरी छिपे तो हो सकती हैं, लेकिन सामूहिक घटनाएं नहीं हो सकती जिस प्रकार की घटना कानपुर में करने का प्रयास किया गया। हुआ क्या कि नूपुर शर्मा के बयान को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद वो निकलते समय लोगों का कहना, उनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो निकले हैं तो एक वीडियो क्लिप सामने आया है, आप भी देखकर बिल्कुल हैरान रहेंगे कि चंदेश्वर मिश्र के हाथे पर जो हमेशा से वो, चूंकि हाथा वहां 200-300 परिवार रहते हैं तो वहां बच्चे निकलते बैठते रहते हैं और चूंकि वो गेट बना हुआ चारों ओर से वो कवर्ड है तो उस गेट पर 10-20 लोग रहते हैं। 10-5 बच्चे आते जाते वहां रुकते हैं, कोई चाय पीता है, कोई पान मसाला खाता है, ऐसा वहां करते हैं। ये लोग सामने से निकल रहे थे, निकलने के बाद वापस आए। एक व्यक्ति उधर से इधर आया, दूसरी पट्टी की बात है, दूसरी वो रोड क्रॉस करके इधर आया। उसने यहां जायजा लिया कि यहां क्या प्रोटेक्टिव कोई चीज है। धीरे धीरे करके यहां के लोग जो 10-20 लोग खड़े थे वो इधर उधर चले गए क्योंकि उनको लगा कि ये लोग आ जा रहे हैं, अपना जा रहे हैं। उसने धीरे से रूमाल दिखाया और रूमाल दिखाकर उधर से लोगों को बुलाया। एकदम अचानक वो भीड़ हाथे के गेट पर आई और वो पत्थरबाजी उसने करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। इतने में ये जो 10-20 बच्चे खड़े थे जिनमें से भी जा चुके थे, इन 10 के अलावा पुलिस वहां पर आई। पुलिस 4-5 सिपाही वहां थोड़ी दूरी पर थे, 50 कदम पे वो आए। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर सिपाही जो थे वो मुस्लिम थे। उन्होंने लाठी चार्ज करना इस आक्रांता भीड़ के ऊपर शुरू कर दिया, जिसने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे, बम फोड़ने शुरू कर दिए थे और उसमें पेट्रोल बम साथ में लेकर आए थे, उनको फोड़ना शुरू कर दिया था। तो पुलिस ने लाठी चलानी शुरू की और लाठी उन 4-5 पुलिस वालों को सैल्यूट करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। उन्होंने जो लाठी चलाई तो पहला मूव जो कि एकदम अचानक आ गया था वो उसकी वजह से डिस्पर्स हुए। इतने में वो जो वहां बच्चे 10-12 थे उनको संभलने का अवसर मिल गया और जब संभलने का अवसर मिला भीड़ आगे गई और आगे से फिर से उसने दूर से पत्थर फेंकने शुरू की क्योंकि यहां पर पुलिस ने उनको भगाया था। और दूर से पत्थर फेंकने जब उन्होंने शुरू किए तो इतना पत्थर इस तरफ गिर चुका था कि ये जो बच्चे यहां खड़े थे इनको और पत्थरों की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां से उन्हीं पत्थरों को उठाकर उन्होंने वापस मारना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि ये 4-5 पुलिस वाले उस पूरी भीड़ को कंट्रोल एक क्षण तो कर गए, लेकिन जिस प्रकार से वहां से वापसी आई दोबारा और बड़ी भारी संख्या में वापसी आई क्योंकि उधर भी आवाज लग चुकी होगी कि यहां क्लियर हो गया और दंगा हो गया है, तो उधर से हजारों लोग इस तरफ भागे। पुलिस पीछे हटी, लेकिन ये जो बच्चे खड़े थे इन बच्चों ने मुकाबला किया, हाथे को बचा लिया। चंदेश्वर मिश्र के हाथे को बचाने का श्रेय ये 10-12 बच्चों को ही जाता है। इन्होंने इधर से पत्थर मारने शुरू किए, तब तक अंदर खबर आ चुकी थी। अंदर से जो लोग भी मौजूद थे, क्योंकि वो वर्किंग डे था, वर्किंग डे में सब अपने अपने काम पर जा चुके, तो दिन का समय था, तो अंदर से जो भी 20-30 लोग आ पाए वो पटाखे वगैरह दिवाली के रखे हुए थे उनको लेकर आए। उन्होंने उनको छुटाया ताकि आवाज आए और बारूद की आवाज आए और भीड़ वहां से डिस्पर्स हो सके, क्योंकि भीड़ को यह समझ नहीं आता कि गोली चल रही है, कि बम चल रहा है, कि तोप चल रहा है, कि मोर्टार चल रहा है या पटाखा चल रहा है। तो वहां से पटाखे छुड़ाए गए। वो जो सुतली वाले पटाखे रहते हैं जो दीवार में मारकर आवाज करते हैं, उस तरह के पटाखे दूर तक फेंके गए। उस तरफ जब वो गए तो वो आवाज आई, तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा वो हो गया। ये 10-12 बच्चे 15 मिनट तक इस भीड़ को रोकने में सफल रहे। फिर भी इनमें से आधो 8 से 9 का किसी का सिर फूटा, किसी का पैर फूटा, किसी का हाथ फूटा, लेकिन अपने परिवारों को बचाने में सफल हो गए और हाथे को पूरा बचा ले गए। जब तक खबर कमिश्नर पुलिस के पास गई, कमिश्नर पुलिस ने उधर से तुरंत आए, कमिश्नर पुलिस आए, उन्होंने ये व्यवस्था नहीं की कि और अभी जब लोग आ जाएंगे तब वो आएंगे। वो कमिश्नर पुलिस आए जो उनके पास अपनी पर्सनल फ्लीट रहती है 10, 20, 25 सिपाहियों की, उनको लेकर वो आ गए। उन्होंने इधर चंदेश्वर मिश्र के हाथे पर खड़े हुए, खड़े होते ही उन्होंने इनसे बात की। इन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमला हुआ, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा आप लोग अब शांत रहिए, अंदर जाइए और हम
आगे बढ़ते हैं। वो उस क्षेत्र में गए, फैजबाग का क्षेत्र लगता है या आगे की मस्जिदों का क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र में गए। जब वहां पर वो लोग गए तो उनके ऊपर भी पत्थरबाजी कर दी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इधर से ये हो गया था, तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने का क्या मतलब होता है? 10-12 पुलिस वाले चोटिल हुए जिनकी एमएलसी बड़ी खतरनाक है, किसी के सिर में लगा, किसी के पैर में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी की पीठ में लगा, जबकि वो हेलमेट पहने हुए थे, वो तैयार थे, फिर भी इतना पत्थर, इतना बम, पेट्रोल के जो शीशी में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम ऐसे फेंके गए। पुलिस एक क्षण पीछे हटी, तब तक और पुलिस असिस्टेंस आ चुकी थी। लगातार आप वो वीडियो टीवी पर चल रहे हैं, उनको आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से वो अंदर जिस गली में आतंकी आए थे, उस गली में वो कह रहे इधर मत आओ, और अंदर ठेला लगाकर, ठेला से मतलब अंदर बेंचें लगी हुई थी जहां पत्थर रखे हुए थे, जहां पर बम रखे हुए थे, जहां पर पेट्रोल के वो शीशियां रखी हुई थी, पेट्रोल भरी हुई। और इधर जब पहली बार हमला हुआ है तो पहली बार के हमले में ठेले पर, जो हाथ वाला 4 पहिए का ठेला रहता है, 4 पहिए के ठेले पर तमाम पत्थर और बम रखकर लाए गए थे। ताकि कहां से लाएंगे पत्थर? तो वो पत्थर, वो जो आतंकी उधर से हैं, वो लगातार वो ठेले में से पत्थर उठा उठाकर फेंक रहे हैं। वहां पत्थर इकट्ठा हो गए, इधर से रिटेलिएशन में, इधर से बचाव में वही पत्थर फेंका गया। जो लोग भी कह रहे हैं कानपुर में दंगा हुआ, ये दंगा नहीं है। इसको दंगे का शब्द मत दीजिए। दंगे का मतलब होता है दोनों पार्टियां खूब लड़ी हों। लेकिन यहां पर चंदेश्वर मिश्र के हाथे के लोगों ने अपनी डिफेंस की, अपने हाथे को बचा ले गए जब तक पुलिस असिस्टेंस आई। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार इंडियन पिनल कोड देता है। पुलिस जब आ गई तो इनमें से एक ने भी उधर पत्थर नहीं चलाया, सब के सब शांत हो गए, क्योंकि अब पुलिस असिस्टेंस आ चुकी थी। यानी कि प्राइवेट डिफेंस के जो पावर दी गई है, जो राइट दिया गया, उसको भी एक्सीड नहीं किया। मैं कानूनी भाषा में बता रहा हूं, उसको भी एक्सीड नहीं किया। और पुलिस जब अंदर घुसी है तो और फोर्सेस जैसे ही आई हैं तो पुलिस ने फिर दौड़ा दौड़ाकर पकड़ा है। घटना स्थल से ही 18 आतंकी पकड़ लिए गए थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज हिंदू समाज की सक्रियता को बताएंगे कि जिनके जिनके घर में, जिनकी दुकानों के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे थे, उन्होंने तुरंत विदिन 15 मिनट उनकी क्लिप्स पुलिस को दे दी थी। और पुलिस ने उन क्लिपों को जो हमले हुए थे, उन क्लिप्स को तुरंत एक्सेस किया। और अभी तो आतंकी स्थान घटना स्थल पे ही थे, तो वो फोटोज एक दूसरे के मोबाइल पर चली गई और फटाफट पुलिस ने उनको उठाया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि बरेली से 2 लोग उठाए गए हैं। बरेली में तौफीक रजा ने 10 तारीख का एक बड़ा प्रदर्शन रखा था। बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन यहां पर भी होने वाला था, ये चंदेश्वर के हाथे को फूंककर। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहीं कानपुर से थोड़ी दूर 50-60 किलोमीटर की दूरी पर थे। और ये अंदाजा आतंकियों को रहा होगा कि प्रशासन सारा वहां लगा होगा, इसलिए हम इस हाथे को आज खत्म कर देंगे, क्योंकि 4-4 वीआईपी अगर यहां पर बैठे हुए हैं तो इन 4 वीआईपीओं के लिए पुलिस फोर्स वहां लगाया गया होगा। लेकिन पुलिस को मुझे लगता है पहले से कुछ सूचनाएं रही होंगी, एलआईयू की कुछ सूचनाएं रही होंगी, इसलिए पुलिस बिना अपने आप को दिखाए कि वो अलर्ट है, 10 मिनट में, 15 मिनट में आ गए। लेकिन वो 15 मिनट भी हाथे के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत भारी थे। उस 15 मिनट में ही हाथे को पूरा जलाकर राख किया जा सकता था, क्योंकि आपने सुना ही होगा अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार कहता आया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम सब नष्ट कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। वो 15 मिनट बहुत क्रूशियल थे। 10 से 15 बच्चों ने ही हजारों की भीड़ को रोक कर रखा। अगर पुलिस 10-5 मिनट और लेट हो जाती तो शायद उनके लिए बचा पाना मुश्किल था। लेकिन पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। जो लोग भी वहां पकड़े गए हैं, मस्जिदों के ऊपर से पत्थर चलाए गए हैं। वह हाथे के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, ऊपर से पत्थर चलाए गए हैं, ऊपर से पेट्रोल की शीशियां फेंकी गई हैं। और दूसरी मंजिलें, दूसरी बिल्डिंगें जो ऊपर ऊंची ऊंची खड़ी हुई थी, वहां से पत्थर चलाए गए हैं। मैंने उस दिन पूरा इस पर बताया था कि चूंकि चंदेश्वर हाथे के चारों ओर एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, एवेक्यूज प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टियों को इलीगल कब्जा करके 7-7, 8-8 मंजिल का बनाया गया, ताकि चंदेश्वर हाथे के ऊपर किसी भी समय, जिस समय दंगे हों, उस समय चंदेश्वर हाथे के ऊपर से बम और पेट्रोल बम फेंककर, मोटार मारकर पूरा खत्म कर दिया जाए।
उस पर ऑलरेडी वहां के लोगों ने प्रशासन को आगाह किया था, प्रशासन को बताया था और प्रशासन उस पर एक्शन लेने के लिए तैयारी भी कर रहा था। एक बिल्डिंग उनमें से सीज भी कर गया था कि कुछ दिन बाद उसको गिराई जाएगी। लेकिन इन लोगों के विचार ये रहा होगा कि प्रशासन उस तरफ ध्यान दे, उससे पहले उसके ऊपर हमला करके समाप्त कर दो ताकि प्रशासन इन इलीगल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स पर ध्यान ना दे सके। साधुवाद कहना पड़ेगा योगी सरकार को कि योगी जी ने तुरंत एक्शन में आते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीआईजी, आईजी सब एकदम एक्टिव हो गए। कानपुर में 3-3 आईपीएस एक साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाए गए। पूरा टेक्निकल टीम वहां एक्टिव हो गई और टेक्निकल फॉरेंसिक टीमें एकदम एक्टिव हो गई और एक दिन में ही पूरा नेक्सस उन्होंने तोड़ दिया और पीएफआई की फंडिंग यहां पर 24-24 8 दिन के अंदर बैठकें और जो मस्जिद के अंदर की तहरीर ऐसी जो तकरीर जिसको कहते हैं, जो स्टेटमेंट, जो भाषण, जो कुछ भी हुआ उसको पूरा ब्रेक कर लिया है। योगी जी ने अगल बगल की बिल्डिंगों पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है। अब नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एनिमी प्रॉपर्टी के कस्टोडियन और जो भी भू राजस्व के हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं वो सभी इन बिल्डिंगों की इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू कर दी है। 2-4 दिन में ये बिल्डिंगें गिराकर ध्वस्त कर दी जाएंगी क्योंकि ये मैं जानता हूं कि वो सब एनिमी मोस्टली उसमें एनिमी प्रॉपर्टीज हैं और इन पर तैयारी चंदेश्वर हाते को खत्म करने की जा रही थी। रोड के किनारे जिस मस्जिद की मैं बात कर रहा हूं उसके नीचे एक बहुत बड़ा नाला है। नाले के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर मस्जिद उठाकर खड़ी कर दी गई थी। अंदाजा यह है कि उस मस्जिद को भी गिराया जाएगा क्योंकि वो सरकारी नगर निगम का नाला है। उस नाले को सफाई करने के उद्देश्य से वहां से रास्ता चाहिए और जो एनिमी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार के को जो आपने वो मेरा लेक्चर था उसको टैग किया, सरकार को पहुंचाया, सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचाया तो उनको उसका बेसिक मटेरियल मिला जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन उसी रास्ते पर चल रहा है जैसा मैंने जैसा कहा था। इसलिए आप सभी को उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रशासन को आगाह किया और प्रशासन को भेजा। एक बात और कि जो एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन 2016 का है, उस नोटिफिकेशन पर उस समय अखिलेश यादव सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करवाया था और मैं मानकर चलता हूं कि अखिलेश यादव ने 95% प्रॉपर्टियां जो मुस्लिमों के कब्जे में हैं, इलीगल कब्जे में हैं और जिन पर वक्फ बना दी गई है वो सारी प्रॉपर्टियां छोड़ दी थी, एनिमी प्रॉपर्टी में दर्ज नहीं करवाई थी, उनको वक्फ में दर्ज करवाने का काम किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि एनिमी प्रॉपर्टी के मामले में अगर ये वाला लेक्चर भी आप प्रशासन को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और सरकार को फॉरवर्ड करेंगे, योगी जी को फॉरवर्ड करेंगे तो उनको एक अंदाजा मिलेगा कि यहाँ पर नगर निगम का 1947, 1948, 1950 के तरफ नगर निगम की जो कस्टोडियन है प्रॉपर्टियों के या जो उनका रिकॉर्ड है 5 साल रहता है, वो सर्वे रिपोर्टें निकाली जाएं और उन सर्वे रिपोर्टों के आधार पर वो परिवार ढूंढे जाएं जिनके नाम से वो प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि वो परिवार पाकिस्तान जा चुके हैं क्योंकि उस समय 95% कानपुर जहां से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, 95% मुस्लिम लोग कानपुर से जा चुके थे। आज उससे ज्यादा बड़े एरिया में वो लोग विराजमान हैं जबकि प्रॉपर्टियां खरीदी नहीं गई हैं। वो सारी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी एवेक्यूज प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें, मार्केट और घोड़साल और ये दंगाइयों के स्थान बनाए जा रहे हैं। सरकार अगर उस दृष्टि से एक बार पुराने कागज निकाले, वो जो अखिलेश यादव सरकार की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को खारिज करके पुनः इन्वेस्टिगेशन करवाएगी तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा और आधे से ज्यादा कानपुर क्षेत्र जिसमें आज मुस्लिम समाज बैठा हुआ है वो उस पर पता लगेगा कि आधा से ज्यादा क्षेत्र एनिमी प्रॉपर्टी का बना हुआ है, एनिमी प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। मैं मानकर चलता हूं योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है और जिस स्पीड में एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ बड़े एक्शन होने वाले हैं। इसलिए
इस लेक्चर को भी अगर आप प्रशासन को उसी प्रकार से फॉरवर्ड करेंगे, प्रशासन को आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड करेंगे तो कोई ना कोई प्रशासन के पास भी पहुंच ही जाएगा और प्रशासन इस पर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जिस प्रकार से पुराने वाले लेक्चर के डायरेक्शन पर, पुराने वाले लेक्चर का जो बेसिक मटेरियल था उसके आधार पर प्रशासन इस समय काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको कहा कि 2016-17 का इन्वेस्टिगेशन कैंसिल करके नए सिरे से नगर निगम के कागज 1947 के निकाले जाएं और वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ा जाए तो अभी बहुत कुछ निकल कर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।